सो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं डार्विनिज्म के बारे में, है ना। डार्विनवाद क्या होता है। इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में अपने लेमार्किज्म क्या होता है, लेमार्कवाद क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में बता दिया था। तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डार्विनवाद था क्या, फिर बात करेंगे डार्विन ने अपनी क्या क्या थ्योरीज दी थी। तो डार्विन ने क्या है कि जो 1831 से लेके जो 1836 का जो पीरियड है, टाइम है, उस टाइम इन्होंने जो बीगल नामक जहाज था, उस जहाज पर इन्होंने बहुत सारे द्वीप थे, है ना, जो लैंड्स थे, आइसोलैंड्स थे, उनकी समुद्री यात्रा की थी। तो कब की थी? बीगल नामक जहाज, उनके जहाज का नाम पूछ लिया जाता है तो बीगल नामक जहाज था। 1831 से 1836 के बीच में इन्होंने बीगल नामक जहाज पर कई द्वीपों की क्या की थी? समुद्री यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक गेलेपगोलस नामक द्वीप था, कौन सा? गेलेपेगोस नामक एक द्वीप था, जहां पर जो एनिमल्स रहते, जो जंतु रहते थे, उनके अंदर विभिन्नताओं का अध्ययन किया था। तो गेलेपगोस नामक द्वीप के ऊपर जो जंतु थे उन पे विभिन्नताओं का अध्ययन इन्होंने किया था उस टाइम के दौरान। फिर इन्होंने ये सारी चीजें अपनी एक बुक के अंदर लिखी। उस बुक का नाम था प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक के अंदर इन्होंने जैव विकास से संबंध रिलेटेड जितने भी सिद्धांत थे वो सिद्धांत प्रस्तुत किए, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? डार्विनिज्म या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत बोला जाता है, यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किस बुक के अंदर लिखा था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के अंदर उन्होंने ये चीज डार्विनिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब डार्विन ने अपने सिद्धांत से रिलेटेड कुछ तथ्य दिए, उन तथ्यों का उन्होंने उल्लेख भी किया था। तो अपन उन तथ्यों के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज द्वारा एक्सप्लेन किया था। इनका पहला पॉइंट आ जाता है कि जीवों में अत्यधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता पाई जाती है ना, इनरोमस कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ना, जीवों में अत्यधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता पाई जाती है। तो डार्विन के अनुसार यह था कि प्रत्येक जो जीवधारी होता है उसमें संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। वह जीवधारियों में अपनी जनसंख्या से अधिक खुद को विकसित करने की भी क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। उन्होंने एग्जाम्पल द्वारा भी इस चीज को समझाया कि जो एक खरगोश का जोड़ा होता है वो एक वर्ष के अंदर 24 बच्चों को क्या करता है? जन्म देता है। जबकि जो एक सालमन मछली होती है वो जनन ऋतु के अंदर लगभग 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। तो इन दोनों उदाहरणों के द्वारा ये पता चलता है कि जीवों के अंदर क्या है? संतानोत्पत्ति की क्षमता तो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, फिर भी ये देखा जा रहा है कि इनकी जो संख्या है वो पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर क्या है? एक लिमिट है ना, स्थायी है। इस कारण क्या होता है कि उनमें अंडे में बच्चे विकसित नहीं हो पाते हैं, मतलब जो प्रजनन योग्य होते हैं वही सिर्फ प्रजनन कर पाते हैं, बाकी के जो बचे हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है? इनकी संख्या क्या है? सीमित है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया वो आ जाता है जीवन संघर्ष, है ना, स्ट्रगल ऑफ एक्सीडेंस। तो ये जो जितने भी इन्होंने पॉइंट बताए थे ये सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इन्होंने जो संतानोत्पत्ति का बताया था, तो अभी अभी अपन ने देखा है ऊपर की जो लाइन है उसके अंदर जो है ना, जीवों में अत्यधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता है, उसमें भी अपन ने देखा कि जीवधारियों में अत्यधिक संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति के कारण उनमें स्थान, यानी रहने का स्थान, भोजन और कुछ जो मूलभूत जरूरत होती है उनकी आपूर्ति के लिए इनमें क्या हो जाता है? फिर आपस में ही प्रतिस्पर्धा, है ना, आपस में ही ये क्या करने लग जाते हैं? संघर्ष करने लग जाते हैं। तो जीवों में क्या होता है? संघर्ष टोटल 3 प्रकार से हो सकता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से? पहला तो आ जाता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, है ना, अंतः जातीय संघर्ष। क्या होता है? तो एक ही जाति के जीवों में जो संघर्ष होता है वो संघर्ष क्या होता है? अंतः जातीय होता है। इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर का मतलब तो होता है एक ही जाति के जीवों में होने वाला जो संघर्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतः जातीय। और जो अंतरा जातीय संघर्ष है ना, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, है ना, अलग अलग जातियों के जीवों के मध्य में जो संघर्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो ये किस लिए हो सकता है? भोजन के लिए भी हो सकता है, स्थान के लिए भी हो सकता है, सुरक्षा के लिए भी, अपनी सुरक्षा हेतु भी हो सकता है। फिर थर्ड नंबर का आ जाता है वातावरणीय संघर्ष, यानी इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। क्या होता है? तो वातावरण में क्या होता है? लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण क्या होता है कि जो जीव होते हैं
उनको इस वातावरण के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो तीनों संघर्ष बताए हैं, कौन कौन से, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल, ये तीनों संघर्ष एक साथ ही चलते रहते हैं। और इन संघर्ष में जो जीव क्या होता है, सफल हो जाता है इन संघर्ष को पार करने के लिए, वो क्या रह जाता है, सर्वाइव करने लग जाता है। अदरवाइज सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट बता दिया। फिर इन्होंने जो तीसरा पॉइंट बताया वो था विभिन्नताएं व अनुकूलन, यानी वेरिएशन एंड अडेप्टेशन। तो कुछ जो जीव होते हैं ना, जीवों में लगातार क्या होता है, संघर्ष के कारण विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। अभी ऊपर वाले पॉइंट में देखा, ये विभिन्नताएं क्या हो सकती है, लाभदायक भी हो सकती है तो हानिकारक भी हो सकता है। इस कारण डार्विन के अनुसार जो जीव विविधताओं के अनुसार अनुकूलित हो जाता है, वो जीव तो क्या होता है, बच जाता है, बाकी के सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये इन्हें विभिन्नताओं के बारे में बता दिया। फिर इन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिया वो लिया सामर्थ्य की उत्तरजीविता, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फाइटिस्ट। जो जीव वातावरण व परिस्थिति के अनुरूप अनुकूलित होता रहता है, वो जीव तो क्या होता है, जीवित रह जाता है। एवं जो जीव कमजोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी ये पॉइंट बताए हैं डार्विन ने, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्राकृतिक चयन, यानी नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। तो डार्विन के अनुसार जो प्रकृति में एक प्रकार का जो चयन होती है, उसकी प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें जो प्राणी योग्य, जो प्राणी अयोग्य होता है ना, जो योग्य नहीं होता है या थोड़ा बहुत कम योग्य होता है, उसे तो क्या होती है, प्रकृति निष्कासित कर देती है ना, बाहर निकाल देती है। एवं जो प्राणी योग्य होता है ना, सक्षम होता है, वो प्राणी क्या होता है, प्रकृति क्या कर लेती है, फिर उसका चयन कर लेती है। तो क्या है, यानी यही चीज है कि प्रकृति क्या बोलती है कि जो प्राणी इन्वायरमेंट में जो भी परिवर्तन होते रहेंगे, उसके अनुरूप जो इंसान अपने आप को कर लेगा, यानी जो भी जीव अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेगा, वो तो क्या होगा, जीवित रह जाएगा। जो नहीं डाल पाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकृति से बाहर हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही वही चीज है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जाति की उत्पत्ति कैसे होती है। तो डार्विन ने क्या बोला कि जो प्रकृति या जो वातावरण है, उसकी आवश्यकता के अनुसार जीवों में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वातावरण के अनुकूल लक्षणों की क्या होती गई, वृद्धि हो गई। और लाखों वर्ष हो गए, है ना, लाखों वर्षों बाद ये जो जीव थे, इनमें इतना परिवर्तन हो जाता है कि ये एक नई स्पीसीज का निर्माण कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को उन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि किस द्वारा अनुकूलन होता है और कैसे एक पीढ़ी होती है वो एक नई स्पीसीज का निर्माण कर लेती है ना। इन्होंने एग्जाम्पल दिया छोटी व बड़ी गर्दन वाले जिराफ। अब प्रकृति के अंदर क्या होता है, कुछ आपदा, प्राकृतिक आपदा के कारण क्या था कि जो जिराफ थे, वो जिराफ पहले क्या थे, जो सूखा घास था ना, जमीन पे जो घास था उसको खाने के लिए क्या थे, निर्भर थे। मतलब इनको किसी भी प्रकार की कोई भी नहीं करना पड़ता था, कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था, जो जमीन पे जो घास था उसको खाते रहते थे। लेकिन कुछ वातावरण में ऐसा परिवर्तन आया कि वो जमीन पे जो घास था वो तो क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब उनको कहाँ रहना पड़ा, पेड़ों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। पेड़ क्या थे, ऊपर ऊपर, इसलिए इन्होंने पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां थी उनको खाकर जीवित रहने लग गए। मतलब पेड़ पहले जमीन की से घास खाते थे, लेकिन फिर कहां से, पेड़ से खाने लग गए। तो क्या हुआ, जो छोटी गर्दन वाले थे वो तो क्या हो गए, नष्ट हो गए। मतलब जो घास पर निर्भर थे, जमीन की घास, वो तो नष्ट हो गए। और जो पेड़ के ऊपर फिर चले गए, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया, तो वो बड़ी गर्दन वाले जिराफ क्या रह गए, जीवित रह गए। इस प्रकार क्या हुआ, प्रकृति ने किसका चयन किया, सक्षम का। मतलब जिन्होंने खुद को ढाल लिया, है ना, सक्षम बना लिया, वो तो क्या रह गए, जीवित रह गए। और जो अपने आप को सक्षम नहीं बना पाए, वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। फिर आ गई डार्विन की फिंचेस। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डार्विन ने जो गैलेपगोलस द्वीप था, उस द्वीप के ऊपर कुछ पक्षियों की किस्म देखी। जो पक्षी की किस्म थी, 20 से लेके 22 प्रकार की किस्मों का इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने ये पाया कि ये सभी के सभी कहाँ थी, अमेरिका में जो पाए जाने वाले पक्षी थे उनके ही समान है। परंतु यहाँ पर क्या था, वातावरण अलग था, भोजन भी अलग था। इस कारण इनकी जो चोंच की साइज थी, है ना, इसकी आकार हुआ और उसकी जो स्ट्रक्चर है ना, संरचना हुई, उसमें क्या आ गई, भिन्नता आ गई, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि जो शेर था, तेंदुआ था और जो चीता था, प्रारंभिक काल में क्या थे, ये एक ही जाति के सदस्य थे। याद रखिएगा कि शेर, तेंदुआ, चीता प्रारंभ में एक ही जाति के सदस्य थे, परंतु वातावरण में कुछ ऐसे अनुकूलन हुई, ऐसी विभिन्नताएं आ गई, जिसके द्वारा क्या होगी, इनकी एक नई स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है फिलहाल प्रेजेंट टाइम के अंदर।
फिर अब ये जो डार्विनवाद था, इस डार्विन से जो भी डार्विन ने ये थ्योरी दी, इससे कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जो इससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने डार्विन की आलोचना की। क्रिटिज्म ऑफ डार्विन, डार्विनिज्म। अब ये चीज क्या थी, डार्विन की आलोचना किसने की, क्या चीज थी, इसको अपन नेक्स्ट अगले वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफी बड़ी हो गई है। तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।